हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे सीडीपी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सीडीपी में यानी इंटेलिजेंस में हम लोगों ने एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, थर्सन का जिसे 6 या 7 कारक सिद्धांत कहते थे, इसके अलावा बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का, इतने थिंकर्स को डिस्कस कर लिया था। आज बहुत महत्वपूर्ण थिंकर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, थॉर्नडाइक के बारे में और हेब के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट टू लास्ट वीडियो तक ही बने रहना है, पूरी वीडियो मिस नहीं करना है, अदरवाइज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप खोदोगे। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को। तो क्या है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? तो हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को या थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या फिर आपको मिलेगा बहुतत्व का सिद्धांत। कई सारे नाम हैं, आज सारे नामों से आप परिचित होने वाले हैं। और आज अगर आपने देख लिया थॉर्नडाइक का बुद्धि का ये, तो इंटेलिजेंस पर इन्होंने क्या बताया है, तो इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत यानी इससे पहले अगर आपने जीएस फैक्टर पढ़ा, सामान्य बुद्धि और जो है विशिष्ट बुद्धि, तो अगर आ जाए आपसे कि सामान्य बुद्धि की आलोचक कौन रहे हैं, तो भी थॉर्नडाइक। कैसे, अभी सिद्ध करते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर आ जाए कि सामान्य बुद्धि के आलोचक कौन है, सामान्य बुद्धि की आलोचना या सामान्य बुद्धि के आलोचक कौन है, तो भी थॉर्नडाइक है। अब इनका सिद्धांत है बहुतत्व का सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत। कैसे, तो इन्होंने बताया एस तत्व की आलोचना करी है, एस फैक्टर यानी जो सामान्य इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, एस फैक्टर की आलोचना किसने की है, तो एस फैक्टर की आलोचना की है थॉर्नडाइक ने। अब कैसे आलोचना की है, क्योंकि स्पीयरमैन ने कहा था जो है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस प्रत्येक बच्चे में जो है वो सामान्य रूप से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस पाई जाती है, और उसे इन्होंने सामान्य बुद्धि या एस फैक्टर कहा था, और कहा था कि कोई भी बच्चा इससे अछूता नहीं रहेगा, हर बच्चे में ये जो सामान्य बुद्धि या एस फैक्टर है वो सभी में पाई जाती है। लेकिन थॉर्नडाइक इस तत्व की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं, तो थॉर्नडाइक का बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत कहते हैं कि व्यक्ति जितना प्रयास करेगा, यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि हमारे या बच्चे में एस फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं है, सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं है। बच्चा जितना प्रयास करेगा, जिस चीज को जितना सीखने का अभ्यास करेगा, वो उतनी ही अच्छी पकड़, उतनी ही अच्छी समझ उस सब्जेक्ट पर बना पाएगा। कहने का तात्पर्य इन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी, विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट बुद्धि को प्रायोरिटी दी। विशिष्ट बुद्धि क्या था, एस फैक्टर के बाद आप यानी इसको एस फैक्टर नहीं, जी फैक्टर, जनरल स्पेसिफिक बुद्धि, यानी यहाँ पर जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर जो है, तो जी फैक्टर की इन्होंने आलोचना कर दी जनरल बुद्धि या सामान्य बुद्धि की। लेकिन एस फैक्टर जो है स्पेसिफिक बुद्धि की समर्थक है, एस फैक्टर के समर्थक हैं कौन, थॉर्नडाइक। अब एस फैक्टर के समर्थक क्यों हैं, क्योंकि एस फैक्टर क्या था, विशिष्ट बुद्धि था। एस मतलब स्पेसिफिक बुद्धि, यानी अगर आपने पहले के जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो थिंकर्स या जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लें। तो यहाँ पर बात की जाती है एस फैक्टर के समर्थक है कौन, थॉर्नडाइक। एस फैक्टर यानी विशिष्ट बुद्धि, जो कि हम किसी भी क्षेत्र में जो है विशेष समय देकर के एक तरह से अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो कुछ भी अर्जित कर सकता है, सीख सकता है, अगर उसको जो भी चीजें अगर जो है एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, जो भी आसपास है, उन सभी चीजों से बच्चा जो है वो सीख रहा है। यानी इन्होंने एस फैक्टर के समर्थक, विशिष्ट बुद्धि के समर्थक रहे हैं थॉर्नडाइक। विशिष्ट बुद्धि के कैसे, एस फैक्टर के समर्थक, क्योंकि इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। इन्होंने कहा कि सामान्य
हम सीख रहे हैं वो अर्जित कर रहे हैं। जब हम चीजें जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अर्जित की जा रही है, चाहे वो वातावरण से हम सीख रहे हो या फिर जो है आसपास के एनवायरनमेंट से, कहने का तात्पर्य जब अर्जित कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारी विशिष्ट बुद्धियां हो जा रही है। तो यानी विशिष्ट बुद्धि के समर्थक होने के कारण इनके सिद्धांत को विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत किसका है? विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का है। बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत भी थार्नडाइक का है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुबुद्धि जब कहा जाए यानी बहुकारक की जगह अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत आ जाए तब हार्वर्ड गार्डनर के साथ जाएंगे आप। तो यहाँ पर विशिष्ट योग्यता क्यों कहा गया ये समझ गए आप, क्योंकि ये विशिष्ट जो है स्पेसिफिक बुद्धि के समर्थक रहे हैं, विशिष्ट योग्यता के। इनके अनुसार जो बुद्धि है वो अर्जित की जा रही है। और यानी इन्होंने कहा एक बच्चे में बहुत तरह की बुद्धि हो सकती है, अगर उसको जो है अगर उसको हर तरह की बुद्धि यानी कहा जाए, ये इनका एक फिगर जो मिलता है थार्नडाइक का, और इसमें कहा जाता है कि इन्होंने कहा बहुत से तत्व हैं ऐसे जो इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं, किसी भी बच्चे की बुद्धि का निर्माण करते हैं। ये कौन से इतने सारे फैक्टर कार्य कर रहे हैं या इतने सारे जो है बुद्धि जो है कण कार्य कर रहे हैं एक तरह से। तो इन्होंने कहा कि जो है बुद्धि को बनाने में आप देखते हैं चाहे बच्चा हो कुछ ना कुछ वातावरण से सीख रहा है, कुछ आस पड़ोस से सीख रहा है, कुछ विद्यालय से सीख रहा है, कुछ समाज से सीख रहा है, कुछ परिस्थितियों से सीख रहा है, कुछ अनुभव से सीख रहा है। तो एक तरह से एक किसी भी बच्चे में जो बुद्धि है उसके बहुत से कारक हो सकते हैं कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बुद्धि है, उसको बनाने में, उस चीज को जो है प्रिपेयर करने में बहुत सारी चीजें कार्य कर सकती हैं। यानी अगर इनके सिद्धांत को, क्योंकि थार्नडाइक ने जब अधिगम का सिद्धांत दिया, सीखने का सिद्धांत दिया, तो अधिगम का सिद्धांत किस पर बेस्ड है? अधिगम का सिद्धांत यानी सीखना, टीचिंग या सीखना या सिखाना। तो अधिगम में आप 6 राइटर्स को पढ़ते हैं जिनमें से थार्नडाइक भी एक है। तो अधिगम में इन्होंने जैसे इनका जो ये बहुतत्व या बहुकारक का जो सिद्धांत था वो किससे मोटिवेटेड था? किससे सेल्फ यानी किससे मोटिवेटेड था? एसआर थियरी से मोटिवेटेड था। यानी इस फिगर को अगर इधर बना दिया जाए, ये तो आपने बुद्धि के लिए समझ लिया, ठीक है। तो यानी कहा जाए कि इनका जो सिद्धांत था बहुतत्व का सिद्धांत वो किससे मोटिवेटेड या किस चीज से निकल कर आया था, इन्होंने कैसे ये पता लगाया? तो इन्होंने अधिगम यानी बच्चा कैसे सीख रहा है, अधिगम की थियरी दी है, बिल्ली पर प्रयोग किया है इन्होंने थार्नडाइक ने। तो जब बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने अधिगम के लिए जो 3 नियम दिए एक तरह से, तो इन्होंने जब बिल्ली पर प्रयोग किया और देखा कि जो बिल्ली है वो बार बार प्रयास करती है, यानी उस बिल्ली को पहले कुछ नहीं पता है कि भोजन कब मिलना है, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे ही वो उछल कूद करती है और एक बटन पर उसका पैर प्रेस हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है, उस बिल्ली को भोजन मिल जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस चीज को एनालिसिस किया, समझा, और उसकी बेसिस पे इन्होंने 3 जो है नियम दिए हैं इन्होंने अधिगम के या सीखने के, कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो इन्होंने बच्चा कैसे सीख रहा है इसके लिए इन्होंने जब 3 नियम दिए, और 3 नियम कौन से दिए, यानी अभी हम लोग अधिगम की बात नहीं कर रहे हैं, अधिगम के राइटर में अधिगम की बात करेंगे थार्नडाइक की, लेकिन यहाँ पर इससे क्या कनेक्टिविटी है इस सिद्धांत की, इसको समझना जरूरी है। तो इन्होंने जो 3 नियम दिए, पहला अभ्यास का नियम, पहला जो है प्रयास तत्परता या फिर कहे तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो इन्होंने जो 3 नियम दिए, तो इन्होंने 3 नियम किस पर बेस से, इन्होंने कहा कि कोई बच्चा, यानी इन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिया, तो इन्होंने जब बच्चे को एनालिसिस करके माइंड में सोच करके इस सिद्धांत को समझा कि कोई जो बच्चा है वो कैसे सीख रहा है, कैसे किसी चीज का अधिगम कर रहा है, चीजों को समझ रहा है। तो इन्होंने जब अधिगम थियरी दी उसमें 3 नियम दिए। 3 नियम किस बेसिस पे, इन्होंने कहा जो बच्चा है अगर जितना एक्साइटेड है चीजों को सीखने के लिए उतना अच्छा वो चीजों को सीख सकता है। यानी एसआर थियरी के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, तो
एसआर थियरी के प्रतिपादक जो है वो भी कौन, थार्नडाइक कहे जाते हैं। अब एसआर थियरी क्या है, स्टिमुलेटेड रिस्पांस, स्टिमुलेटेड रिस्पांस। अब स्टिमुलेटेड रिस्पांस इज द सेंस कि उद्दीपक प्रतिक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, थार्नडाइक कहे जाते हैं। इसका मतलब कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, उद्दीपक मतलब किसी भी चीज के लिए बच्चा कितना एक्साइटेड है, कितना वो चीज जो है उद्दीपित कर रही बच्चे को। एज अ लाइक 2 साल का बच्चा और आपने उसके सामने मोबाइल या फिर टॉर्च जलाई और वो बच्चा उस प्रकाश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो प्रकाश उस बच्चे के लिए क्या है, उस बच्चे के लिए वो प्रकाश या मोबाइल जो है वो उद्दीपक का काम कर रहा है। उद्दीपक मतलब मन में उठने वाली लालसा या इच्छा जो उस चीज के लिए जो है तत्पर करे, लालायित करे, तो ये उद्दीपक हो गया। अब यानी वो बच्चा उस टॉर्च को पकड़ने के लिए या मोबाइल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उद्दीपक को देखकर वो कुछ ना कुछ अनुक्रिया करेगा, कुछ ना कुछ हलचल करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये क्या हो गई, उद्दीपक के साथ अनुक्रिया शब्द जुड़ा हुआ है कि उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। स्टिमुलेटेड के साथ साथ रिस्पांस जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत बेस्ड हालांकि जो है बिल्ली पर जब उन्होंने प्रयोग किया कि भोजन दिखेगा तो वो कुछ ना कुछ हलचल करेगी, अनुक्रिया होगी, उद्दीपक देख करके उस बिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ अनुक्रिया हो रही है। तो जो स्टिमुलेटेड रिस्पांस थियरी थी, इस बेसिस पे इन्होंने एसआर थियरी को देख करके इन्होंने 3 नियम निकाले। और 3 नियम क्या थे एसआर थियरी के बेस पर, तो 3 नियम इन्होंने बताए कि बच्चा जितना तत्पर होगा, यानी उद्दीपक जितना अच्छा कार्य कर रहा है, जितना तत्पर है बच्चा जिस भी चीज को सीखने के लिए, तो उतना अच्छा वो चीज सीखेगा। अगर आपको कोई चीज सीखनी है और मोटो या गोल आपको दिख रहा है कि इस चीज के लिए आप सीख रहे हैं, इस चीज के लिए आप तत्पर हैं, तो उस चीज को उतनी ही अच्छी जो है प्रोसेस में, उतने ही अच्छे वे से आप सीख सकते हैं। तो तत्परता का नियम हो गया, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है अभ्यास, यानी आपने तत्पर होकर के वो चीज करी या तत्पर होकर के उस चीज को जो है, यानी चाहे आप क्लास देखने की बात हो या फिर किसी भी और चीज को, किसी भी चीज को पढ़ने की बात हो, जितने एक्साइटेड मन से आपने पढ़ा उस चीज को, उद्दीपक का काम किया, उतना अच्छा आपको समझ में आया। यानी पहली चीज तत्परता काम करती है। दूसरी चीज अभ्यास, चीजों को आपने कई बार जो है रिवीजन किया, अभ्यास किया, और ऐसे कहा भी जाता है करत करत अभ्यास की जड़मत होश सुजाए। तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा अभ्यास कर लिया जाए उतना ज्यादा वो चीज पक्की हो जाएगी। बिल्ली ने भी क्या किया था, बार बार पैर मारने से उसको पता चल गया था, एक बार अभ्यास हो गया था कि जो है कहाँ पर पैर मारा जाए तो जो है दरवाजा खुल जाएगा। एक तरह से अभ्यास करने से फिर वो चीज धीरे धीरे, यानी इसके साथ एक और सिद्धांत कि अगर कोई चीज बार बार की जाए और बार बार सही साबित हो जाए तो वो चीज सिद्धांत बन जाती है। मान लिया आपने कोई सवाल सॉल्व किया, उसमें एक ट्रिक लगाई और वो कई बार जो है सही साबित हो गई वो मेथड, हालांकि उससे पहले कोई मेथड नहीं था, लेकिन आपने एक ही मेथड को कई जो है सवाल में अपनाया और वो सही साबित हो गया। इसका मतलब वो जो रूल आप अपना रहे थे वो एक तरह से सिद्धांत बन जाएगा, नियम बन जाएगा उस तरह के सवालों को करने का। तो यानी यहाँ पर आपने देखा तत्परता होती है, अभ्यास होता है, यानी जितना अभ्यास किया जाए उतना ज्यादा सीखा जा सकता है। उसके बाद प्रभाव देखा जाता है कि प्रभाव क्या पड़ा, यानी सीख लिया आपने तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ रहा, क्या प्रभाव पड़ रहा, तो यानी अच्छा प्रभाव पड़ा, उस चीज को आपने अच्छा एनालिसिस किया, अच्छा सीख गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज डिस्कस क्यों की गई, तो यहाँ पर इसलिए डिस्कस की गई क्योंकि ये जो बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत था, किससे मोटिवेटेड था या किससे निकल कर आया था, इनके किस सिद्धांत से, तो इनके जो एसआर थियरी थी या जो इनके 3 नियम थे, इसी से ये मोटिवेटेड, इसी से इंस्पायर होकर के ये चीज आई थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो बच्चा है, यानी चाहे वो अभ्यास से बहुत ज्यादा सीख जाए, प्रभाव से, अभ्यास से जितना ज्यादा सीख रहा उतना ज्यादा उसमें बुद्धि आ रही है। यानी कहा जाए कि अगर आपको कठिन चीज पढ़ा दी जाए तो सरल चीजें आप जो है ऐसे ही कर ले जाते हैं, तो यानी आपका आईक्यू लेवल उतना ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से इनके सिद्धांत, यानी कहा जाए कि थार्नडाइक का जो बहुकारक सिद्धांत था वो किससे जो है मोटिवेटेड था या किससे निकल कर आया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे एसआर थियरी से ही निकल कर आया था। 3 नियम जो दिए थे इसी से इनका सिद्धांत जो है वो निकल कर आया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से ही
या कहा जाए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से ही जो है मोटिवेटेड था, निकल कर आया था। ठीक है। अब बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत, जैसा मैंने बताया कि बच्चे में सामान्य योग्यता जैसी कोई बुद्धि नहीं होती, यानी जी फैक्टर की आलोचना करती। और बहुकारक जो सिद्धांत है, यानी कि बहुत सारे तत्व मैटर करते हैं किसी भी बच्चे की बुद्धि का निर्माण करने में, इंटेलिजेंस का निर्माण करने में। यानी कहा जाए कि बच्चा बाहर से जो भी अर्जित कर रहा, वो उसकी बुद्धि को बनाने में, इंटेलिजेंस को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये था एक तरह से थार्नडाइक का बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत। इसके अलावा इनके सिद्धांत से बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बालों का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो थार्नडाइक के सिद्धांत को, यानी थार्नडाइक ने जो ये बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत जो बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर बेस होकर के दिया है, तो इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को? थार्नडाइक के सिद्धांत को। अब बालू का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये मान लिया एक बालू का टीला है। ये क्या है? बालू का टीला है। तो ये जो बालू का टीला है, ये किससे मिलकर बना होगा? बालू के टीले में आप देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी। बालू के टीले में ये एक जो है मैक्सिमम लेवल है, यानी अगर बालू के टीले की कंपैरेटिवली जो है बालू का सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत किसने दिया है? कहा जाए बालू के टीले का सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है? तो बालू के टीले के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थार्नडाइक है। कैसे? तो एक बालू के टीले में क्या क्या चीज समाहित होगी? तो एक बालू के टीले में आप जानते हैं कि ऊंचाई होगी सबसे पहली बात, यानी बालू के टीले में क्या चीज होगी? पहली चीज की ऊंचाई होगी। ऊंचाई क्या चीज? यानी ये चीज आप देख रहे हैं, ये चीज, ये क्या है? ये ऊंचाई है। तो बालू के टीले में पहली चीज की ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई आपने लिख लिया। ऊंचाई इन द सेंस लेवल है। अब लेवल क्या है? यानी बालू के टीले से क्यों कंपैरेटिवली करेंगे, इस चीज को समझना है। तो पहली बात कि बालू जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। कोई भी, यानी बालू आप क्या देखेंगे, बालू का टीला जो है वो, उसमें बहुत सारे बालू के कण होंगे। कण का सेंस इन्होंने कहा कि जो कण है वो एज लाइक परमाणु जैसे, कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कोई कण बनता है, कण से मिलकर के जो है कोई तत्व बन रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बालू का टीला है वो कई सारे कणों से मिलकर बना है, या कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो परमाणु का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? इन्हीं के सिद्धांतों को कहा जाता है परमाणुवादी सिद्धांत। यानी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बालू का सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत, टीले का सिद्धांत, और इसी को इन्होंने और क्या कहा है? इसी को इन्होंने परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा है, परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपने देखा कि परमाणुवादी सिद्धांत या बालू के टीले का सिद्धांत किसने जो है किसने दिया? तो भी थार्नडाइक ने दिया। सारी चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होगी और बहुत बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर अब आपने ये चीज समझ ली कि बालू के टीले के सिद्धांतों को परमाणुवादी सिद्धांत क्यों कहा, किस बेसिस पे कहा। यानी बालू में बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बालू का टीला बना हुआ है, इसलिए इनके सिद्धांतों को, यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इनके सिद्धांतों को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बालू के टीले में, ये बालू का टीला बना हुआ है मान लिया, तो एक बालू के टीले में क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहली बात कि किसी भी बालू के टीले में ऊंचाई होगी, लेवल होगा। ऊंचाई क्या चीज होगी? ये कि कितना ऊंचा वो टीला बना हुआ है। तो ऊंचाई से इन्होंने बच्चे की बुद्धि से क्या निष्कर्ष निकाला? इन्होंने बच्चे की बुद्धि से निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चा है उसका कोई ना कोई लेवल है, कि बच्चा किस स्तर तक सीख सकता है, उसकी सीमा क्या है सीखने की, ये ऊंचाई से पता चलती है, ये बालू के टीले से पता चलती है। कहने का तात्पर्य कि कोई बच्चा जो है, बच्चा किस स्तर तक सीख सकता है, स्तर तक सीख सकता है, सीख सकता है, या कहाँ उसका लेवल क्या है उसका, या फिर उसका लेवल क्या है,
लेवल क्या है, कहाँ तक वो समझ सकता है, ये चीज कहाँ से इन्होंने मेजर करी, कहाँ से पता लगाई या कहाँ से कंपेयर किया। तो इन्होंने बालू के टीले की ऊंचाई से कंपेयर किया कि जिस तरह किसी भी बालू के टीले में ऊंचाई होती है, एक जो है स्पेसिफिक लेवल है, उससे ज्यादा बालू का टीला ऊंचा नहीं हो सकता। मतलब आप उससे ज्यादा ऊपर बालू डालोगे तो वो नीचे ढह जाएगी। एक लेवल है, एक स्तर है। उसी तरह किसी भी बच्चे में चीजों को समझने का, यानी 2 क्लास के बच्चे को आप 5th क्लास का जो है 5th लेवल की चीज नहीं समझा सकते, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल उतने ही स्तर तक की है, उतने ही एज ग्रुप के बच्चों के जैसा है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हर बच्चे में किसी भी चीज को सीखने के लिए एक लेवल काम करता है, और उस लेवल में यानी जो है बच्चा है किस स्तर का बच्चा है, वो कितना सीख सकता है, ये उसके लेवल को बताता है। ये एक तरह से जैसे जिस तरह से बालू के टीले की ऊंचाई और अधिक नहीं हो सकती, उसका एक लेवल है, उसी तरह बच्चे का भी एक लेवल है, उसका सीखने का, क्षमताओं का, चीजों को समझने का। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी किसी भी बालू के टीले में, ये तो देखा आपने ऊंचाई होती है। दूसरी चीज क्या हो गई, चौड़ाई। ये क्या है, चौड़ाई है कि बालू का टीला कितना ढेर जो है वो कितना चौड़ा है। यानी ऊंचा तो आपने देखा टीले में, फिर चौड़ाई देखी। अब दूसरा फैक्टर क्या कार्य कर रहा है यहाँ पर, चौड़ाई। चौड़ाई का क्या सेंस है, अब चौड़ाई से इन्होंने बच्चे के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, तो चौड़ाई का सेंस है यानी रेंज। चौड़ाई क्या है, रेंज है, रेंज है। तो चौड़ाई से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अब चौड़ाई से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह से बालू के टीले में कई सारे चौड़ाई यानी कई सारे स्तर हैं, लेवल हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं चौड़ाई में, आप देख रहे हैं कि कितना चौड़ा बालू का टीला है, कितनी रेंज है इस बालू के टीले की। उसी तरह चौड़ाई से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चा है उसमें क्योंकि बहुत से कारक उसके बुद्धि को बनाने में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे तत्व कार्य कर रहे हैं, तो ये रेंज, ये चौड़ाई क्या बताता है कि बच्चा जो है उसका यानी किसी भी क्वेश्चन को एक तरह से किसी भी क्वेश्चन को कितनी तरह से कर सकता है। रेंज क्या बता रहा है, चौड़ाई क्या बता रही है कि कोई जो बच्चा है उस क्वेश्चन को कितनी तरीके से कर सकता है। यानी ये था, ये यहाँ पर आप देख लें कि ये पहली चीज के लिए है, लेवल क्या चीज मेंशन करता है, चौड़ाई क्या चीज बताती है कि बच्चा कितनी तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, या फिर किसी भी समस्या को कितनी विविध तरीकों से हल कर सकता है। ये चीज, ये अगर उसके अंदर बहुत सारे कारक होंगे, बहुत सारे फैक्टर होंगे, तत्व होंगे, और उसने पूर्व अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, तो वो मैटर करता है कि बच्चा किसी भी चीज को कितनी विभिन्न तरीकों से सीख रहा है। यानी जो है एक तरह से कह दें कि कितने विभिन्न तरीके से सीख रहा है या कितने विभिन्न तरीके से समस्या को सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ये रेंज से पता चल रहा, चौड़ाई से पता चल रहा। ठीक है, अब तीसरी चीज इस बालू के टीले में क्या होगी, यानी एक चीज तो देखा आपने चौड़ाई हो गई, दूसरी चीज देखी ऊंचाई हो गई, तीसरी चीज इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, जितने में वो बालू का टीला फैला होगा, रखा होगा। तीसरी चीज क्या हो गई, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या चीज है, क्षेत्रफल का मेजरमेंट या कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल जो है एक तरह से, क्योंकि चौड़ाई है विभिन्नता, यानी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई एक तरह से विभिन्नता है, चौड़ाई क्या है, विभिन्नता है, विभिन्नता है कि कोई बच्चा जो है चीजों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से सीख पा रहा है, रेंज को कितने, ये आप देख रहे हैं कितनी विभिन्न तरीकों से जो बच्चा है वो सीख पा रहा है, रेंज बताता है, चौड़ाई बताता है। क्षेत्रफल क्या बताता है, क्षेत्रफल एक तरह से बच्चे का एरिया, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्रफल में बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे जो है बालू के कण होंगे, यानी कहा जाए कि इन सारे कणों को मिलाकर के ये पूरा एरिया बनता है क्षेत्रफल, जहां पर बालू फैली हुई है। तो क्षेत्रफल क्या बताएगा कि कार्यों की जो कुल संख्या है, तो कार्यों की कुल संख्या क्या बताता है, क्षेत्रफल बताता है, कार्यों की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो कार्यों की कुल संख्या क्या चीज बताती है, ये क्षेत्रफल बताता है कार्यों की कुल संख्या। यानी एक बच्चा जो है उसके अंदर बहुत सारे कारक, बहुत सारे तत्व कार्य कर रहे हैं बुद्धि के निर्माण में,
तो वो कितनी चीजों को कर सकता है या कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, एरिया उसका, यानी जिस तरह से क्षेत्रफल उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन को या उसमें क्या कितनी चीज समा सकती है उस चीज को बता रहा है। उसी तरह से क्षेत्रफल से कंपेयर की जाती है कि बच्चा जो है उसके अंदर कितना जो है ज्ञान, एक जो है कितने स्तर तक का बच्चा है, कितना ज्ञान हो सकता है, समाहित किया जा सकता है, या कितने तरह की कुल कार्य जो है वो कर सकता है, कितने भिन्न तरीके के कार्य जो है वो कर पा रहा है। ये क्षेत्रफल बता रहा है, कार्यों की कुल संख्या बता रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपने देखा कि किसी बालू के टीले में ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, अब कोई सोच सकते हो? तो यानी अगर सोचना है तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोचें। और तो यहाँ पर चौथा मैं बताऊं तो चौथा क्या है, फैक्टर मैटर करता है गति। अब आप सोचेंगे कि गति और बालू के टीले में गति कैसे? तो कहने का तात्पर्य कि अगर बालू का टीला यानी बालू पर आप और बालू चढ़ाते जाएं तो वो बालू क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, खिसक करके जो है नीचे गिर जाएगी। यानी इसमें क्या है, एक लेवल है, उससे ज्यादा ऊंचाई तक की बालू तो जा नहीं सकती। तो लेवल था वो ऊंचाई थी, और जो उस बालू का यानी बालू के कण का नीचे फिसलना और नीचे फिसल करके यानी सतह पर, तो ये इसकी गति को बताता है। गति यानी अब बालू में गति, आई होप आप समझ गए कि किसी रेत में गति क्या होगी। आपने हाथ में पकड़ा, उस हाथ में आपके हाथ में रेत जो है वो फिसल जाएगी। एक तरह से इसमें गति है, बालू में क्या है, गति है। जो बालू में गति है उसी तरह से बच्चे में भी गति है। गति का सेंस क्या है, गति का सेंस है कि किस गति से बच्चा जो है चीजों को सीखेगा। अब बच्चे के आईक्यू पर जाना है और बहुकारक सिद्धांत, इससे यहाँ पर क्या रिलेट किया जो है थांडाइक ने, तो इन्होंने रिलेट किया कि जो बच्चा है वो किस एक तरह से किस गति से सीख सकता है ये चीज। यानी एक क्लास में आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, अब कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा जो है वो तुरंत चीजों को समझ ले रहा है और क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। कोई बच्चा उसी चीज को जो है कम से कम यानी 2 से 3 बार में समझ पा रहा है। ये बच्चे के आईक्यू लेवल को बता रहा है कि वो कितनी स्पीड में चीजों को समझ सकता है, क्रैम कर सकता है। तो यानी गति क्या बताएगा, गति बताएगा कि बच्चा जो है किस गति से सीख सकता है या किस स्तर से या किस गति से सीख सकता है। गति यानी किस गति से बच्चा जो है वो सीख सकता है, किस गति से बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है, ये कौन बताएगा, ये गति बताएगी। ठीक है, तो यानी इस तरह से बालू के टीले का सिद्धांत जो इन्होंने दिया, उसकी जो थियरी दी उससे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कोई इन तथ्यों को ज्यादा काट नहीं पाया कि चौड़ाई क्या बता रहा है या ऊंचाई क्या बता रही इस चीज की, या क्षेत्रफल क्या बता रहा और ये गति क्या बता रही। बालू के टीले के सिद्धांत को जो है वो परमाणुवादी सिद्धांत क्यों कहा गया, इस चीज को समझा। यानी जो है इनके स्टेटमेंट की बात की जाए तो इनके स्टेटमेंट की बात की जाए तो थांडाई कहते हैं कि अगर बच्चे को जितनी कठिन समस्या दे दी जाए उतना कठिन उसका यानी उसका आईक्यू लेवल उतना ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर आप बच्चे को कठिन समस्या या पढ़ाई की आप कठिन चीजें सिखा रहे हैं तो उस बच्चे का आईक्यू लेवल उतना बढ़ जाएगा और समस्या को सॉल्व करने का। और इस तरह से यानी ये थांडाई कहते हैं, तो इस तरह से बहुत से मैटर कार्य करते हैं बहुतत्व के लिए या बहुकारक के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें जो हैं वो समझ में आई। और इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट थियरी हो जाती है, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इधर थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट राइटर की बात करते हैं या थिंकर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंकर, ये थांडाई का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत आपने बहुत अच्छे से समझा। एसआर थियरी कहा जाता है, यानी इनके नाम जो है कई नामों से अगर आपको आ जाता है। विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत किसे कहा जाता है, यानी किसने दिया है। बालू के टीले का सिद्धांत किसने दिया है। परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है। सामान्य बुद्धि की आलोचना किसने की है, या विशिष्ट या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के समर्थक कौन रहे हैं। एसआर थियरी के प्रतिपादक कौन रहे हैं। इसके अलावा 3 नियम किसने दिए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो थार्डाइक है। आई होप आप इन चीजों को समझ गए हैं।
अभी हम लोगों ने अधिगम वाले थांडाई को यानी जो है एक तरह से नहीं डिस्कस किया इतना, लेकिन हम लोगों ने ये जो बुद्धि के फैक्टर में थांडाइक ने बताया उस चीज को समझा। अब आपका आई होप थांडाइक से तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट राइटर की बात करते हैं, तो हब का सिद्धांत। अब हब का सिद्धांत क्या है? हैब का सिद्धांत या हब का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की। नेक्स्ट राइटर है हैब का सिद्धांत, यानी फर्स्ट आपने थांडाई देखा, सेकंड है हैब का सिद्धांत। हैब क्या है? तो हैब ने बेसिकली दो फैक्टर दिए, दो कारक दिए एक तरह से बुद्धि के। क्या सिद्धांत दिए, क्या बुद्धि के। तो यहाँ बहुत इजी है, हैब में कुछ ज्यादा जानने को आपको जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है कि का और खा का सिद्धांत किसने दिया है। का और खा का सिद्धांत, यानी अगर आता है आपको कि यहाँ पर थांडाई का सिद्धांत, सॉरी हैब का सिद्धांत, तो अगर आपको आता है का और खा का सिद्धांत किसने दिया है, का खा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो हैब ने। याद कैसे करना है, का खा हा, यानी का और खा का सिद्धांत किसने दिया, हैब ने दिया। इसके अलावा कहा जाए या फिर का कहा जाए या फिर ए कहा जाए, ए और बी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, का कहा जाए या ए का सिद्धांत किसने दिया है, हैब ने दिया है। या फिर बा कहा जाए या बी का सिद्धांत ये किसने दिया है, हैब ने दिया है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। अब है क्या का और खा क्या है। तो जिस तरह से आपने स्पीयरमैन को समझा, स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि जो है, बुद्धि के निर्माण में दो चीजें कार्य कर रही हैं, दो फैक्टर, दो कारक कार्य कर रहे हैं। एस कारक मतलब सामान्य बुद्धि और जी कारक मतलब सामान्य बुद्धि और एस कारक मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी तरह से हैब ने जो है का और खा के सिद्धांत में क्या दिया है, तो का और खा का जो सिद्धांत है इन्होंने सेम यही कहा कि जो का सिद्धांत है वो जन्मजात है और जो खा का सिद्धांत है या बा का सिद्धांत है वो अर्जित है। कहने का तात्पर्य जैसे ही आपने जो दो चीजें देखी, जन्मजात और अर्जित, तो दो चीजें अब आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कि जन्मजात क्या है, एज लाइक सामान्य बुद्धि, जो है स्पीयरमैन सामान्य बुद्धि को बताते हैं। तो जन्मजात बुद्धि क्या होगी, जन्मजात बुद्धि हमारे वंशानुगत से आएगी, यानी कहा जाए कि हैब के सिद्धांत का जो का सिद्धांत है वो किस चीज का समर्थक है, वो जन्मजात बुद्धि को बताता है। और जन्मजात बुद्धि कहाँ से आएगी, तो जन्मजात बुद्धि जो है वो वंशानुगत कारक मैटर करेगा, वंशानुगत फैक्टर मैटर करेगा कि जन्मजात बुद्धि के लिए, या सामान्य बुद्धि कहते हैं या जन्मजात बुद्धि कहते हैं, ये चीज कहाँ से आएगी, ये वंशानुगत या वंशानुक्रम से आएगी। कहाँ से आएगी, वंशानुगत या वंशानुक्रम से आएगी। ठीक है, दूसरी चीज बा का सिद्धांत जो कि अर्जित सिद्धांत है। अब किसी भी चीज को आप अर्जित करते हैं, जैसे कि आपने एस फैक्टर को अर्जित किया था, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक बुद्धि, और स्पेसिफिक बुद्धि का मतलब यानी कि जो चीजें आपने सामान्य रूप से नहीं आपको आती हैं, लेकिन उस विषय पर आपने काम किया और उस विषय में काम करने के बाद वो चीज उस चीज में आप पारंगत हो गए, इसको आपने स्पेसिफिक बुद्धि कहा, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहा। तो यानी बा का सिद्धांत या बी का सिद्धांत जो है वो कहता है कि यानी जो बच्चा जो है अर्जित करता है, जो बुद्धि अर्जित करेगा, इसका मतलब वो वातावरण से अर्जित करने में कौन सा मैटर कार्य करेगा, अर्जित करने में वातावरण से वो अर्जित करेगा। यानी जन्मजात में वो वंशानुगत चीजें आएंगी और अर्जित में वो वातावरण से अर्जित करेगा। वातावरण से अर्जित करने का सेंस है कि जैसा परिवेश उसको मिलेगा उस तरह से उसका वो फैक्टर जो है निखर कर आ जाएगा, वो स्पेसिफिक नॉलेज में वो पारंगत हो जाएगा। तो इस तरह से वातावरण मैटर करता है अर्जित बुद्धि में। तो ये का खा सिद्धांत क्या बताता है, खा का सिद्धांत क्या बताता है, कहाँ से कौन सी चीज अर्जित की जाती है, ये सिद्धांत है हैब का सिद्धांत। आई होप आप इन चीजों को रिलेट कर ले रहे हैं, स्पीयरमैन के सिद्धांत से भी रिलेट करके आप चीजों को समझ सकते हैं इस सिद्धांत को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड राइटर की, ये हो गए हैब का सिद्धांत। और थर्ड बुद्धि के एक महत्वपूर्ण राइटर और जेपी गिलफोर्ड,
त्रिआयामी संरचना, यानी जेपी गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं त्रिआयामी संरचना। यानी अगर ज्यादा टाइम ना हुआ हो तो देख लें एक बार, यानी अगर मैं टाइम देख लेती हूँ, अगर ज्यादा नहीं हुआ टाइम तो नेक्स्ट भी कवर कर दें। तो यहाँ पर जो है हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड यहाँ पर हैब का सिद्धांत हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर त्रिआयामी संरचना, जेपी गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना। यानी थर्ड फीचर हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना। त्रिआयामी या फिर आपको आ जाता है 3D थियरी, किसने दी है? तो 3D थियरी या त्रिआयामी संरचना जेपी गिलफोर्ड की। इसमें इस नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिआयामी कहीं पर मिलेगा या 3D थियरी मिलता है, 3D थियरी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिआयामी मिल जाए या 3D थियरी मिल जाए, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। जब कभी आपको त्रिकारक मिले तो त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रितंत्र मिले तो तंत्र स्टर्न, मैंने राइमिंग बना के बताया कि तंत्र स्टर्न, तो त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग, त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन और त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो जेपी गिलफोर्ड का है। किसका है? जेपी गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड का, ठीक है। तो त्रिआयामी संरचना जेपी गिलफोर्ड की है, तो इनकी त्रिआयामी संरचना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्होंने 3 आयाम बताए बुद्धि के। कैसे 3 आयाम बताए? तो इन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे में जो बुद्धि है उसके लिए 3 आयाम कार्य करते हैं, और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इन पर। तो यहाँ पर 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो 3 आयाम जो है, पहली चीज मैटर करता है प्रक्रिया या संक्रिया, प्रक्रिया या संक्रिया। दूसरी चीज मैटर करती है, यानी किसी भी चीज की आपको कोई चीज दी गई, सबसे पहली चीज की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? एक तरह से आपने चीजों को, आपको कोई चीज दी गई, कोई क्वेश्चन दिया गया, आपने क्वेश्चन को देखा और आपके मन में जो भी मानसिक क्रिया हुई उसको इन्होंने कहा मानसिक क्रिया, यानी इन्होंने उसको प्रक्रिया कहा या संक्रिया कहा। एक तरह से कहा जाए, कोई भी ऑपरेशन आपको दिया गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया, ऑपरेशन, ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया, तो आपके मन में उस चीज को सॉल्व करने के लिए, या कोई क्वेश्चन दिया गया, उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके मन में मानसिक संक्रिया, जो मानसिक प्रक्रिया चल रही है, उस चीज को इन्होंने प्रक्रिया कहा या संक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है जेपी गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना के अनुसार, कोई बच्चा जो है, अगर एक व्यक्ति जो है मानसिक क्रिया कर रहा है, या फिर समस्या समाधान के लिए कोई बच्चा मानसिक संक्रियाओं का यूज कर रहा है या मानसिक प्रक्रिया का यूज कर रहा है, तो वो बच्चा जेपी गिलफोर्ड के किस जो है, यानी 3 आयामों में से किस आयाम को बता रहा है या किस आयाम पर है। तो अगर कोई बच्चा मानसिक चीजों या मानसिक जो है चीजों का स्कीमा मानसिक रूप से बना रहा है या मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है किसी समस्या समाधान के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी समस्या समाधान के लिए बच्चा जो है, किसी समस्या समाधान के लिए मानसिक चीजों, मानसिक संक्रिया से गुजरता है, मानसिक या मानसिक संक्रिया ही लिख सकते हैं यहाँ पर, मानसिक संक्रिया से गुजरता है। तो मानसिक संक्रिया से गुजरता है, इसको जेपी गिलफोर्ड की किस आयाम में रखेंगे? प्रक्रिया या संक्रिया। इसमें बच्चा जो है समस्या समाधान के लिए माइंड में कैलकुलेशन कर रहा है या माइंड में मानसिक उसकी धारणा चल रही है, तो वो प्रक्रिया है। दूसरी चीज क्या कार्य करती है? दूसरी चीज कार्य करती है जैसे कि अंतर्वस्तु। अब अंतर्वस्तु क्या है? दूसरी चीज क्या है? अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु का मतलब हो जाता है, आपको क्वेश्चन दिया गया, आपने क्वेश्चन को समझा, देखा और मानसिक मन में कैलकुलेशन किया कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट दिया गया, एज लाइक क्वेश्चन हो गया, जैसे एज लाइक कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट को आपने देखा, समझा, तो देखा और समझा, ये मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हो गई प्रक्रिया या संक्रिया। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो जो चीजें जरूरत है,
प्रकार, पेंसिल, पटरी, स्केच, जो भी चीजें जरूरत है वो क्या हो गई, वो अंतर वस्तु का मतलब, उसमें वो चीजें एक तरह से कंटेंट। अंतर वस्तु का मतलब यानी पहला ऑपरेशन मिला आपको, ऑपरेशन यानी ऑब्जेक्ट दिया गया या ऑपरेशन। फिर अंतर वस्तु का मतलब भी कंटेंट है। अंतर वस्तु का क्या मतलब हो जाएगा, कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब कि आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। यानी कहने का तात्पर्य कि आपको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें विधियां यूज करेंगे, जिस सामग्री का यूज करेंगे, यानी जिस सामग्री को यूज करने से वो चीज आपकी हल हो जाएगी, वो चीज कंटेंट में आएगी एक तरह से। यानी जिस सामग्री का यूज करेंगे, जिस सामग्री का यूज करेंगे, इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, और तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिस सामग्री का यूज करेंगे उसे अंतर्वस्तु कहेंगे। अंतर्वस्तु में और कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप किस सामग्री का यूज कर रहे हैं। आपने चीजों को पहले ऑब्जर्व किया, मन में संकल्पना बनाई, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। ये मन से इसलिए पूरा चीज मानसिक माइंड में जो है रिलेट करेगा मानसिक चीजों से। ये चीज अंतर्वस्तु में क्या होगा, इसमें अंतर्वस्तु में आंख जो है यानी आंखों से आपने उस चीज को देखा, ये कंटेंट में आंख भी आ रही, यानी चक्षु या दृष्टि के रूप में आपने देखा, तो आंख से आपने देखा, आंख से देखा आपने। इसके अलावा जैसे कि जो है यानी किया कैसे, आंख से देखने के अलावा जैसे संकेतों का यूज करेंगे आप उस चीज को समझने के लिए, दृश्य का यूज करेंगे, तो आंख मतलब यहाँ पर दृश्य हो गया। शब्द मतलब आपने शब्दों को कुछ बोल करके उस समस्या को सॉल्व किया, तो आंख हो गया या दृष्टि हो गई, यहाँ पर दृष्टि भी डाल सकते हैं। इसके अलावा शब्द हो गए, शब्द भी क्या कर रहे हैं, कंटेंट का कर रहे हैं। कैसे सिद्ध करने की बात हुई, तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अब कोई क्वेश्चन दिया गया और आपने उस क्वेश्चन को शब्दों के माध्यम से बताया, ये क्या हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने मन में किया, मानसिक प्रक्रिया चली या संक्रिया चली, उसके बाद आपने शब्दों के माध्यम से उस चीज को आप शब्द उसके लिए, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। कहने का तात्पर्य तो यही है, तो यानी शब्द होने चाहिए, तो शब्द क्या हो गए, शब्द आपके कंटेंट हो गए, मैटर यानी कंटेंट हो गए, अंतर्वस्तु हो गए, ठीक है। तो एक तरह से दृश्य हो गए, शब्द हो गए, या देखने का माध्यम दृश्य हो गया, और सुनने का माध्यम जैसे कान हो गए, तो ये चीजें क्या है, ये एक तरह से कंटेंट में आती हैं, अंतर्वस्तु में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है मैटर किया जाए कि तीसरा आयाम क्या है बुद्धि का, तो तीसरा आयाम इन्होंने बताया उत्पाद। अब उत्पाद का कहने का मतलब आपने चीजों को देखा या क्वेश्चन दिया गया, आपने शब्द बने, यानी किसी भी क्वेश्चन के उत्तर के लिए आपके पास शब्द होंगे, तो वो क्या हो गया, शब्द जो है वो अंतर्वस्तु है, आपका कंटेंट है, मैटर है, कंटेंट है, ठीक है। अब वो कंटेंट जो है, आपने किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए वो शब्द बताए या उस प्रश्न का उत्तर दिया, वो चीज क्या हो गई, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ा उत्तर देने से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये चीज क्या हो गई, ये उत्पाद हो गए। आपने वो चीजें बोली या समस्या समाधान करने के लिए आपने यूज किया जिस कंटेंट का, उससे आपकी समस्या जो है सॉल्व हो गई। यानी जिस रूप में आप जो है सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो हो जाता है उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, जिस रूप में आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जिस रूप में आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो हो जाता है जो है उत्पाद। उत्पाद को एक और नाम दिया जाता है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट क्या है, जिस रूप में आपने सूचनाएं प्राप्त की वो हो जाता है प्रोडक्ट। तो कहने का तात्पर्य इस अंतर्वस्तु को आपने कंटेंट कहा और इसको नाम दिया जाता है, एक तरह से इनका एक और नाम है 4, 5 और 6। कहने का तात्पर्य अगर आप इस नाम को पढ़ते, यानी 4, 5, 6 आप ना देखें, तो आपने क्या देखा, इन 3 आयाम कौन से थे, 3 आयाम थे, O ऑपरेशन, C कंटेंट और P प्रोडक्ट। यानी अगर इसका पहला वर्ड यूज किया जाए या पहला जो है यहाँ पर लेटर यूज किया जाए, तो क्या हो गया, OCP, क्या हो गया, OCP। लेकिन ये कोई सटीक वर्ड नहीं बना, तो इसको क्या लिख दिया गया, OCP को पहले आप C पढ़े, COP। तो इनके प्रोडक्ट या इनके सिद्धांत को COP का सिद्धांत भी कहते हैं, कॉप का सिद्धांत या COP का सिद्धांत क्या है,
तो सीओपी का सिद्धांत, आप कंफ्यूज मत हो, तो सीओपी का सिद्धांत जो है, कॉप का सिद्धांत या सीओपी का सिद्धांत, यही जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत ही है, जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को ही बता रहा है। सी क्या है? सी कंटेंट है, ओ ऑपरेशन है और पी प्रोडक्ट है। तो कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट को सीओपी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई बच्चा जो है समस्या को सॉल्व करके उत्पाद के रूप में प्राप्त करता है तो वो गिलफोर्ड की किस आयामी संरचना को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन आपके पास संक्रिया, अंतर्वश, उत्पाद और संरचना किसको बता रहा है? तो जब वो उत्पाद प्राप्त कर रहा, प्रोडक्ट प्राप्त कर रहा, तो वो उत्पाद की सिचुएशन में है या जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त कर रहा है तो वो क्या होगा? उत्पाद। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने में बच्चा कई तरह की सामग्री यूज करता है। जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार ये जो कंटेंट या बच्चा जो मैटर यूज कर रहा है या सामग्री यूज कर रहा है वो जेपी गिलफोर्ड की किस आयामी संरचना को दर्शा रहा है? तो ये अंतर वस्तु को दर्शा रहा है, कंटेंट को दर्शा रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इंग्लिश वर्जन भी उसका देख लेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से क्वेश्चन अगर मानसिक चीजों का यूज कर रहा है तो वो प्रक्रिया या संक्रिया को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है, यानी ये तीन चीजें, इसके अलावा सीओपी का सिद्धांत जो है वो त्रिआयामी सिद्धांत। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना में टोटल जो है कितने एक तरह से कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो इन्होंने क्या क्या, इस तरह से आपने देखा 4, 5, 6। तो इन्होंने पहला एक एनालिसिस किया, एक क्वेश्चन दिया बच्चों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट डाल लें। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनको तीनों को मल्टीपल कराया, जैसे 4, 5 और 6। इस संक्रिया को इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कराया, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 6 दूनी 12 यानी 120। तो 120 कारक सिद्धांत या 120 जो है फैक्टर, यानी कहा जाए कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार या जेपी गिलफोर्ड के मूल सिद्धांत में कितने जो है फैक्टर कार्य करते हैं? तो 120। कितने फैक्टर कार्य करते हैं? 120। और टोटल की बात की जाती है तो टोटल फैक्टर जो है वो 180 कार्य करते हैं। अब कैसे 180 कार्य करते हैं? कहने का तात्पर्य कि जैसे यहाँ पर इन्होंने पहले बताया कि जैसे ये 4, 5 और 6 था, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120। तो 120 जब हो गया तो यानी इनके क्वेश्चन में कि गिलफोर्ड का सिद्धांत तो जो है उसमें कुल कितने कारक हैं? तो कुल कितने कारक जब पूछा जाता है तो 180 कारक कैसे? इन्होंने क्या किया, इसमें एक बढ़ा दिया जाए अगर इसमें एक बढ़ा दिया जाए तो 4 कारक जैसे हैं, तो अगर इसमें 5, 5 और 6 कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? तो 6 पंचे 30 और 30 पंचे 5 15 यानी 150। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5, 5, 6 के बाद इन्होंने क्या किया, 6, 5, 6 यानी यहाँ पर एक जगह और कर दिया जाए तो सेम फैक्टर। कहने का तात्पर्य कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उत्पाद या एक कहते हैं गिलफोर्ड ने 1967 में क्या किया, आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया। अब एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया किसने? जो है तो जेपी गिलफोर्ड ने। तो डिब्बे के आकार का मॉडल यानी इनकी थियरी को एक और नाम देते हैं डिब्बे के आकार का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डिब्बे के आकार का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो डिब्बे के आकार का मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया जेपी गिलफोर्ड ने। अब डिब्बे के आकार का मॉडल जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया, तो ये क्या था, इस डिब्बे का जो आकार है, आकार एक डिब्बा कैसे होगा, घन या घनाभ के रूप में होगा। तो कहने का तात्पर्य एक डिब्बा जो है अगर घनाभ के रूप में है तो इसकी लंबाई एक बार इन्होंने 4 मानी, एक बार जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 5 और 6 मानी। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी डिब्बे का आकार की लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है और जो है ऊंचाई 6 है, तो 4, 5, 6 इन्होंने तीनों को मल्टीपल कराया, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन जो होता है किसी भी डिब्बे का आयतन जो है वो LBH होता है। LBH का मतलब 4, 5 और 6 का जब मल्टीपल कराया तो आया 120। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी, जैसे इनका क्वेश्चन था कि जो है गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया
और जब मॉडल इन्होंने डिब्बे के आकार का प्रस्तुत किया तो इन्होंने कहा, जिसे इन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल कहा, यानी इस डिब्बे के आकार के मॉडल को क्या नाम दिया, बुद्धि संरचना मॉडल। तो इस तरह से, यानी कंफ्यूज मत हो तो मैं कहाँ लिख दूं, ये तो हो गया हैब का सिद्धांत डिस्कस हो चुका है। और यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत, इस चीज को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि यानी बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया है, तो जेपी गिलफोर्ड ने। अब बुद्धि संरचना मॉडल, ये चीज यहाँ पर बुद्धि संरचना मॉडल, बुद्धि संरचना मॉडल, तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि की संरचना मॉडल यानी डिब्बे के आकार का मॉडल जो है वो, सॉरी, तो ये हैब का सिद्धांत ये अलग आपने देखा था, दूसरी थियरी थी। उसके बाद तीसरी जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो तीसरी क्या है, त्रिआयामी संरचना या जेपी गिलफोर्ड की डिब्बे के आकार का मॉडल या बुद्धि संरचना मॉडल। तो बुद्धि संरचना मॉडल में इन्होंने जो है बुद्धि संरचना मॉडल, इस जो है इस मॉडल को, डिब्बे के आकार का जो मॉडल दिया था, इसको उन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल नाम दिया था। और बुद्धि संरचना मॉडल में इन्होंने जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखी थी, उसके आधार पर इन्होंने 120, यानी अगर लंबाई 4, 5, 6 है तो 120। उसके बाद इन्होंने इसमें एक और बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर 4 की जगह अगर 5 कर दिया जाए तो 5 25 और 25 6 का 150, यानी इस 4 की जगह एक बार 5 किया और इस 5 की जगह एक बार 6 किया। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 5 × 5 × 6 150 कारक, और इसके बाद 6 × 5 × 6 इसका मतलब 180 कारक, 180 कारक, ठीक है। यानी बुद्धि संरचना मॉडल जो है, बुद्धि संरचना मॉडल में इन्होंने जो बताया जेपी गिलफोर्ड ने, तो इनका सन दिया गया है 1966, यानी 120 कारक का सिद्धांत जो है ये 1966, 1977 और 1980 लिख लें अपने पास, नोट कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो एक तरह से कहा जाए, यानी 4, 5, 6 वाला जो मॉडल था या 120 कारक, वो 1966 में दिया है इस सिद्धांत को, बुद्धि संरचना सिद्धांत को। 5 × 5 × 6 यानी 150 कारक का सिद्धांत 1977 में दिया, और 6 × 5 × 6 यानी 180 कारक का सिद्धांत जो है 1980 में दिया। इस तरह से 120, 150 और 180 कारक टोटल इन्होंने दिए। अब कहा जाए कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो है, या बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार जेपी गिलफोर्ड के मूल कारक कितने हैं, तो जेपी गिलफोर्ड ने मूल कारक दिए हैं 120। मूल कारक कितने दिए हैं, 120, 4 × 5 × 6 120, ठीक है। फिर कहा जाए कि जेपी गिलफोर्ड के मूल कारक ना कह करके कहा जाए कि कुल कारक कितने हैं, तो कुल कारक लास्ट वाला आपने देखा 180 कारक, तो कुल कारक कितने हैं 180, 6 × 5 × 6, ठीक है। तो बुद्धि संरचना मॉडल, डिब्बे के आकार का जो मॉडल है, या त्रिआयामी संरचना 3D थियरी, या फिर सीओपी मॉडल या पॉप का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सारी चीजों के आंसर हैं जेपी गिलफोर्ड। अब आपके क्वेश्चन जेपी गिलफोर्ड से, हैब से या थार्नडाइक की बहुबुद्धि जो है थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत से क्वेश्चन आपके तो नहीं जाने वाले हैं। ये आपको, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं और निश्चित आपको फायदा मिलेगा। आप अगर एक बार में चीजें समझ में थोड़ा डाउट होता है तो आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको। तो डियर एस्पिरेंट, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप कोई भी अपना ओपिनियन, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।